आप सभी को मेरा नमस्कार। आपकी मंजिल के इस सफर में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग हिस्ट्री के एमसीक्यू के जो सीरीज कर रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में आज दूसरा एक चैप्टर का एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है रेबल्स एंड द राज। ओके, तो चलिए देखते हैं इससे क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। आपको पता ही होगा ये वाला चैप्टर 1857 के जो रिवॉल्ट है उसके ऊपर बेस करके पूरा चैप्टर लिखा गया है। तो ये रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था बताइए? ग्वालियर, रेड फोर्ट, मेरठ या फिर लखनऊ? सही आंसर हो जाएगा मेरठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज फोर्स्ड टू लीड द रिवॉल्ट। किसको फोर्स किया गया था इस रिवॉल्ट को लीड करने के लिए? बताइए कौन होगा? बहादुर शाह जफर, पेशवा बाजीराव टू, नवाब शौकत अली या फिर कुंवर सिंह? कौन इसके एक्चुअल जो ओवरऑल लीडर थे वो कौन? बहादुर शाह जफर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपको पता होगा ये स्टार्ट तो हुआ था मेरठ से, लेकिन उससे भी पहले जो एक्चुअल इसका स्टार्टिंग था ना वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। फेब्रुअरी 1857 के जो फेब्रुअरी मंथ था उसमें बहरमपुर नाम का एक जगह था, वहां से मेनली जो सेना लोग थे वो लोग इसको स्टार्ट किए थे। तो उसके बाद जाके इसी साल के अप्रैल में बैरकपुर नाम का जो सेना छावनी था वहां पे मंगल पांडे नामक एक सैन्य ने बहुत बड़ा मतलब रिवॉल्ट कर दिया था। अकेले ही उन्होंने बहुत ज्यादा वीरता दिखाई थी अगेंस्ट अंग्रेजों के खिलाफ। तो उनको फांसी चढ़ा दिया गया था। 2 ऑफिसर को वो मार दिए थे वहां पे सबके सामने। ठीक है, तो उनको फांसी चढ़ा दिया गया था। इसी वजह से और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था लोगों में कि उनको खुलेआम फांसी चढ़ा दिया। तो इस वजह से उसके बाद जाके मई में इसका एक्चुअल जो बहुत बड़ा रिवॉल्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा मई में। ठीक है, तो मई के 10th को वो लोग मेरठ में जो एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होने के बाद वो लोग कहाँ गए थे? 11th मई के मॉर्निंग को गए थे रेड फोर्ट गेट, दिल्ली के रेड फोर्ट गेट में गए थे। और वहां पे एक नारा देते हुए गए थे वो लोग कि मारो फिरंगी को। ठीक है, और वहां पे जाने के बाद वहां पे जो बहादुर शाह जफर थे जो मुगल जो नवाब थे उस टाइम के, लास्ट मुगल नवाब बेसिकली, तो उनको इसका लीडर बनने के लिए थोड़ा सा फोर्स किया गया था बेसिकली। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु लेड द रिवॉल्ट एट कानपुर में कौन रिवॉल्ट किया था? ओवरऑल लीडर तो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन अलग अलग जगहों में बहुत सारे अलग अलग लीडर्स थे जो इसको एक्चुअली में लीडरशिप दे रहे थे। तो वहां पे कौन थे? बहादुर शाह तो नहीं होगा, वो तो दिल्ली में है, बताई दी मैं आपको। शाहमय, नाना साहेब या फिर मौलवी मौलवी अहमदुल्ला शाह? क्या हो जाएगा आंसर बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। ओके, कानपुर में कौन थे? नाना साहेब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, बिरजिस क्वादर वॉज सन ऑफ। ये किनके सन थे आपको बताना है? नवाब शौकत अली, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मीर अली या फिर वजीद अली शाह? किनके सॉन थे? ये नवाब वजीद अली शाह के सॉन थे। अब वजीद अली शाह कहाँ के नवाब थे? ये अवध के नवाब थे। ठीक है, अवध के नवाब थे। अवध को ब्रिटिश लोग ने एनेक्स कब किया था बताइए तो? याद है? 1856 को। ठीक है, पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया था अवध को ब्रिटिश। ठीक है, ओके। अवध एंड सतारा वॉज कैप्चर्ड अंडर। ओके, ये एनेक्स तो कर लिया था, कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश, बट किस पॉलिसी के तहत? कैसे वो लोग कैप्चर किया था इसको? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, या फिर सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, या फिर यूज ऑफ मिस गवर्नेंस, या महलवाड़ी सिस्टम? क्या हो जाएगा आंसर बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अच्छा बताइए, और कौन सा स्टेट यानी उस टाइम का कौन सा फेमस स्टेट है जिसको भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू कैप्चर किया गया था? आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ का एक रानी थे बहुत ही ज्यादा फेमस जो इस युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, अच्छा
इस अवध को जो कैप्चर किया गया था वो फाइनली तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू कैप्चर किया गया था, लेकिन ये स्टार्टिंग जो हुआ था एनेक्स करना वो एक्चुअली में स्टार्टिंग हुआ था 1764 से, ठीक है। तब बक्सर का बैटल हुआ था, उस टाइम पे अवध के नवाब कौन थे? शुजा-उद-दौला, ठीक है। उनके साथ ब्रिटिश का एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ओके। इसके बाद 1801 में वलेस अली जब आए थे तब वो क्या किए थे? सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अवध ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? एक मतलब अवध को एक वार्निंग जारी किया गया था ब्रिटिश के तरफ से कि अगर मिस गवर्नेंस यहाँ पे चलता रहा तो वो लोग अवध को अपने अंडर में, शासन के अंडर में ले लेंगे, ठीक है। तो फाइनली जाके लॉर्ड डलहौसी 13 फरवरी 1856 को अवध को फाइनली एनेक्स किए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। तो ये आपको पता होना जरूरी है कि सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं था, इसके पीछे बहुत दिनों का बहुत सारे पॉलिसीज थे, वन बाय वन, ओके। तो कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या क्या इवेंट्स है। एबोलिशन ऑफ सती, आपको पता होगा सती प्रथा बहुत ही दर्दनाक एक प्रथा था उस टाइम पे। पासिंग ऑफ विडो रिमैरेज एक्ट, ये कुछ स्टेट इवेंट्स है। उसके बाद द बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके बाद क्वींस प्रोक्लेमेशन। तो आपको क्या करना है, इन चारों इवेंट्स को करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। तो बताइए कौन सा पहले हुआ था? इसका जो इन चारों में से सबसे पहले हुआ था आपका एबोलिशन ऑफ सती, ओके। उसके बाद पासिंग ऑफ विडो रिमैरेज एक्ट, उसके बाद आता है बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड ऑब्वियसली क्वींस प्रोक्लेमेशन जो था वो 1857 के रिवॉल्ट के बाद ही था, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। यानी कि आपका सही आंसर हो जाए 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये भी सेम टाइप के हैं। तो क्या क्या इवेंट्स है देखते हैं। सोल्जर्स रिवॉल्टेड एट मीरठ, मीरठ में जो सोल्जर्स रिवॉल्ट किए थे वो। उसके बाद बहादुर शाह जफर डिक्लेयर द लीडर ऑफ बड़कार, ठीक है। उसके बाद अवध वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड फॉर रिलीफ ऑफ लखनऊ वाज पेंटेड, एक पेंटिंग किया गया था रिलीफ ऑफ लखनऊ के ऊपर, तो वो उस पेंटिंग का नाम बेसिकली था रिलीफ ऑफ लखनऊ। तो ये कौन सा इवेंट पहले और कौन सा बाद में हुआ था? इसमें से सबसे पहले जो एक्चुअली में हुआ था वो था अवध वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। मैं आपको बोली थोड़ा देर पहले ही अवध कैसे कैप्चर हुआ था ब्रिटिश के थ्रू, ब्रिटिश के द्वारा। तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सोल्जर्स रिवॉल्टेड एट मीरठ, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली रिवॉल्ट के पहले ही हुआ था, तो ये सबसे पहले होगा। उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद रिवॉल्ट स्टार्ट करने के बाद ही तो बहादुर शाह जफर को लीडर घोषणा किया गया था, है ना। तो ये आ जाएगा इसके बाद। तो उसके बाद एकदम लास्ट में क्या होगा? ऑब्वियसली ये रिलीफ ऑफ लखनऊ वाज पेंटेड एंड एक्चुअली ये लास्ट में ही है क्योंकि ये 1857 के रिवॉल्ट जब खत्म हो गया था उसके बाद का घटना है। तो इसके बारे में आगे थोड़ा और क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर 3। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ये देखिए 3, उसके बाद 1, फिर 2 एंड 4। तो ये सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ दिस वाज द रीजन ऑफ नाना साहेब ज्वाइनिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? नाना साहेब क्यों 1857 के रिवॉल्ट को ज्वाइन किए थे? कौन से रीजन की वजह से? द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड हिम द पेंशन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। पेशवा बाजीराव टू के जो पेंशन नाना साहेब को मिल रहा था वो ब्रिटिश लोग रिफ्यूज कर दिए थे। दूसरा, ब्रिटिश कैप्चर्ड अवध। तीसरा, ब्रिटिश कैप्चर्ड झांसी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, ये तो आ ही गया, मैं आपको बताया था ना तब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू किस और स्टेट को कैप्चर किया गया था, तो वो उसका आंसर हो जाएगा झांसी। मैं आपको कमेंट करने बोली थी। नाना साहिब रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा सही आंसर? ए हो जाएगा सही आंसर। ये था मेन रीजन कि पेशवा बाजीराव टू के जो पेंशन था वो नाना साहब को देने के लिए इनकार कर दिए थे अंग्रेज लोग, इसीलिए वो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। When the government passed the हिंदू प्रॉपर्टी लॉ। हिंदू प्रॉपर्टी लॉ एक पास किए थे गवर्नमेंट, वो कब पास किए थे? ये हिंदू प्रॉपर्टी लॉ के अंदर क्या बोला गया था, मैं थोड़ा सा लिख दी हूँ, देख लीजिए। अंडर विच इवन आफ्टर कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी वन कुड इनहेरिट
वंस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जो उनका पिता का या फिर एंसेस्ट्रल का प्रॉपर्टी था वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने के बाद भी, अगर कोई हिंदू क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेता है उसके बाद भी उनको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ठीक है, ये लॉ पास हुआ था हिंदू प्रॉपर्टी लॉ में। तो ये कब पास हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 1850 में ये लॉ पास हुआ था। ओके, देखिए 10, मैच द फॉलोइंग। इस चैप्टर में बहुत सारे लीडर्स के नाम हैं, तो आपको वो सब याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये मैच द फॉलोइंग आपको करवा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आते हैं गन्नू। ये कहाँ के लीडर थे उस टाइम पे, इस रिवॉल्ट के टाइम पे? ये थे कोल ट्राइबल्स के लीडर। ठीक है, उसके बाद आते हैं लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि इनका मैच हो जाएगा सी के साथ। उसके बाद कुंवर सिंह, ये कहाँ के लीडर थे बताइए? ये अड़ाह के लीडर थे। अड़ाह कहाँ पे आता है? ये बिहार का एक जगह है, वहां के जो रिवॉल्ट हुआ था वहां पे उसके लीडरशिप कर रहे थे कुंवर सिंह। ओके, फिर शाहमल। शाहमल कहाँ के लीडर थे बताइए? ये परगना बारूद के लीडर थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मौलवी अहमदुल्ला। अब एक ही बच जाता है फैजाबाद, तो फैजाबाद में कौन लीडरशिप दे रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, इतना याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में सवाल बनने का चांसेस है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Which of the following was the immediate cause of the revolt of 1857? Okay, 1857 के रिवॉल्ट के बहुत सारे कॉजेस थे, जो बहुत दिनों से लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो रहा था ब्रिटिश के खिलाफ, वो सभी मिला जुला के बेसिकली यहाँ पे ये रिवॉल्ट का रूप लेता है। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था? कौन सा वो कॉज था जो उसी टाइम पे मतलब आग में घी डालने का काम किया था? मिक्सिंग ऑफ द बोन डस्ट ऑफ काउ इन द आटा। आटा में काउ के बोन डस्ट को मिक्स किए थे, या फिर बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती के जो प्रैक्टिस होता था उसको बैन करने की वजह से। कार्ट्रिज ऑफ एनफील्ड राइफल, ये था रीजन, या फिर अलाउइंग विडो रीमैरिज। तो इमीडिएट कॉज जो था वो था कार्ट्रिज ऑफ एनफील्ड राइफल। तो ये एनफील्ड राइफल के कार्तूज में एक्चुअली में क्या मिलाया गया था? बेसिकली इसमें काउ और पिग दोनों के जो फैट होता है उसको मिला के इसको बनाया गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। व्हाई वर सिपॉयस डिस्कनेक्टेड विद द ब्रिटिश? सिपॉयस माने जो सैन्य सेना लोग थे, वो लोग ब्रिटिश के साथ डिस्कनेक्ट क्यों हुए थे? अब्यूज एंड फिजिकल वायलेंस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लेस पे एज कंपेयर टू ब्रिटिश, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे वो लोग जो इंडियन सिपॉयज थे उनके साथ अब्यूज और फिजिकल वायलेंस टाइप के चीज करते थे। फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो इंडियंस था उनको थोड़ा सा नीच नजर से देखा जाता था। उसके बाद ब्रिटिश के कंपैरिजन में इंडियंस जो सिपॉय था उनको लेस पे किया जाता था। इक्वल काम करने के बाद भी उनके जो पेमेंट होता था वो कम होता था। ये सभी वजह था उनके गुस्सा होने का। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग मोबिलाइज द विलेजेस ऑफ परगना बारूद इन यूपी इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ये आप थोड़ी देर पहले ही देखे होंगे वो मैचेस में, तो अभी बता दीजिए। थोड़ी देर पहले तो देखे, मौलवी अहमदुल्ला शाह, कुंवर सिंह, शाहमल या फिर मनवत सिंह। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहमल। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। हु डिस्क्राइब्ड व्हिच किंगडम एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे? कौन से किंगडम को किसने ये कहा था? अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। लॉर्ड डलहौसी ने कहा था झांसी को, लॉर्ड डलहौसी ने कहा था अवध को, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था अवध को, या फिर लॉर्ड कैनिंग ने कहा था सतारा को? क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौसी टू अवध। ठीक है, लॉर्ड डलहौसी अवध के बारे में ऐसे बोले थे। ओके, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। हु पेंटेड रिलीफ ऑफ लखनऊ? ये देखिए मैं आपको बताई थी थोड़ा देर पहले रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंट के बारे में, तो इसको किसने पेंट किए थे? कॉलिन कैंपबेल, थॉमस जॉन्स बर्कर,
जोसेफ नोएल पेटॉन या फिर फेसाइल बिएटो। इसका पेंटर थे थॉमस जॉन बर्कर। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ये किस मौके पे पेंट किया गया था? बेसिकली जो टू सेलिब्रेट द मोमेंट ऑफ कैम्पबेल्स एंट्री। ठीक है, ये कॉलिन कैम्पबेल उनके एंट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने इसको पेंट किए थे। ठीक है, तो इस पेंट में रिलीफ ऑफ लखनऊ इस पेंट का नाम दिया गया है। एंड ये कौन थे? ये न्यू कमांडर थे ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया के। ठीक है, ओके, और इसको 1859 में पेंट किया गया था। ओके, अच्छा, समरी सेटलमेंट अफेक्टेड लाइफ ऑफ विच कम्युनिटी ऑफ इंडिया? समरी सेटलमेंट, इसके बारे में मैंने आपको एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के जो हमारे सीरीज है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, तो इसमें बस आपको बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा तालुकदार। इसको समझना है तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, व्हाट तालुकदार थॉट, ऐसा करके एक सोर्स था। ठीक है, Which of the following was not one of the terms accepted by the Indian ruler entering subsidiary alliance? जो इंडियन रूलर सब्सिडरी अलायंस में एंटर कर रहे थे, वो इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जिस टर्म को एक्सेप्ट करते थे? ठीक है, कौन सा नहीं है बताना है। Which was not? The ruler had to disband his military force. The ruler had to allow British to station their troops within his kingdom. किंगडम में ब्रिटिश के जो ट्रूप है उनको रखना पड़ेगा। The ruler had to act in accordance with the advice of the British. ब्रिटिश के एडवाइस के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा। या फिर the British would not protect the ruler in case of foreign attack. ये वाला हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि ये सही नहीं है। ब्रिटिश उनको बोलते थे कि वो उनको फॉरेन अटैक अगर होगा तो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस अगर कोई साइन करता है तो। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। र्यूमर्स प्लेड अ ग्रेट रोल इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी। र्यूमर एक ग्रेट रोल प्ले किया था 1857 एडी में। हाँ, ये सही है, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स थे उस टाइम पे। पेशवा बाजीराव टू एडप्टेड नाना साहेब एज ही सन। हमने देखा था पहले भी नाना साहेब क्यों 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि पेशवा बाजीराव टू का जो पेंशन था वो नाना साहेब को देने के लिए ब्रिटिश मना कर दिए थे। क्यों? क्योंकि वो एडप्टेड सन थे। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद द ब्रिटिश हैड नो आंसर टू द एक्शन ऑफ द रेबल्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मई एंड जून। स्टार्टिंग के टाइम पे ब्रिटिश के पास कोई जवाब नहीं था, इतना ज्यादा अचानक से रिवॉल्ट हो गया था इस चीज का। क्यों नहीं था? क्यों वो लोग स्टार्टिंग के टाइम में स्टॉप नहीं कर पाए? इस चीज के बारे में भी हम लोग एक जो हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के सीरीज है उसमें डिस्कस किए हैं, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। उसके बाद अवध वाज अ मेजर सेंटर ऑफ रिवॉल्ट इन 1857-80। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो यानी कि सभी आपका सही आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताया है, तो सभी हो जाएगा करेक्ट। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Which of the following was not one of the rumors and prophecies during the 19th century? 19th century के टाइम पे, यानी कि जो 1857 के रिवॉल्ट वो भी 19th century के अंदर आता है, तो उस रिवॉल्ट के जो टाइम पीरियड था उसमें इनमें से कौन सा र्यूमर या फिर प्रोफेसीज नहीं था, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, न्यू कार्ट्रिज ऑफ द एनफील्ड राइफल were greased with the fat of cows and pigs। ये तो सही है, मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले। ब्रिटिश हैड मिक्स द बोन डस्ट ऑफ डॉग्स इनटू द सॉल्ट। ये वाला सही नहीं होगा। ठीक है, ये राइट नहीं है, तो इसका मतलब सही ऑप्शन ये हो जाएगा। तो बाकी भी देख ही लेते हैं। देयर वाज अ प्रोफेसी दैट द ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन द सेंटेनरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1857। ऐसा एक र्यूमर था, ऐसा एक मतलब कुछ बोलते हैं ना उसको भविष्यवाणी करते हैं, तो ऐसा कुछ लोगों ने भविष्यवाणी किया था कि प्लासी के बैटल तो हुआ था आपके 1757 में, तो उसके 100 साल बाद ही 1857 के टाइम पे ब्रिटिश हार जाएंगे एंड इंडिया को आजादी मिल जाएगा। ठीक है, देन ब्रिटिश हैड मिक्स्ड बोन डस्ट ऑफ काउस एंड पिग्स इनटू फ्लोर एंड सोल्ड इन द मार्केट। ये सही था, ये सही था। तो डॉग्स का नहीं मिलाए थे कोई सॉल्ट में, ये सही था, तो ये वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20।
हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट? 1857 के जो रिवॉल्ट है उस टाइम पे कौन इंडिया के गवर्नर जनरल थे? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कैनिंग। ओके, अब देखिए हेनरी हार्डिंग, उनके टाइम पीरियड क्या था? 1844 से लेके 1848 तक। ठीक है, अब वो कौन सा इंपॉर्टेंट काम किए थे? वो बेसिकली एनफील्ड राइफल के जो इंट्रोडक्शन है ये उन्होंने करके गए थे, लेकिन रिवॉल्ट किन के टाइम पे हुआ? कैनिंग के टाइम पे हुआ। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में थे, पहले वो आए थे उसके बाद कैनिंग आए थे। फिर आपका कैनिंग का टाइम पीरियड हो जाएगा 1856 से लेके 1858 तक। ठीक है, गवर्नर जनरल थे इस टाइम पीरियड में। ओके, फिर आ जाते हैं लॉर्ड डालहौसी। लॉर्ड डालहौसी किस टाइम पे, उनके टाइम पीरियड क्या था? 1848 से लेके 1856। ओके, अब उन्होंने कौन सा इंपॉर्टेंट काम किया था? उनके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी एक था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो 1857 के रिवॉल्ट का एक कारण था। ओके, उन्होंने क्या किए थे? उन्होंने सती को एबोलिश किए थे और विडो रिमैरेज एक्ट जो था उसको पास किए थे। ठीक है, तो ये सभी एक एक कारण था रिवॉल्ट के 1857 के, लेकिन रिवॉल्ट किसके टाइम पे हुआ था? चार्ल्स कैनिंग के टाइम पे। ओके, तो आज के 20 क्वेश्चन यहीं पे ओवर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और कोई भी टाइप के दूसरे टाइप्स के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वो भी आप बेझिझक बताएं कमेंट करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी।